जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके 19 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह को मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये जानते हैं संथाल विद्रोह को। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए हैं तो सही जवाब है संथाल विद्रोह को जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में यहाँ पे परहा के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में परहा के प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है परहा राजा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है परहा राजा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि झारखंड की प्रसिद्ध सोहराय और कोहबर चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया। तो झारखंड की प्रसिद्ध सोहराय और कोहबर चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इनको किए गए 2020 में। ऑप्शन आपका सही जवाब है 2020 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि झारखंड के किस जिले को छऊ नृत्य की जन्म स्थली माना जाता है। चलिए बताइएगा आप। तो झारखंड के किस जिले को छऊ नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके सरायकेला खरसावा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि उराव जनजाति में धार्मिक प्रावधानों को क्या कहा जाता है। तो उराव जनजाति में धार्मिक प्रावधान को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है पाहन। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है पाहन बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा झारखंड के कौन सा त्योहार फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का सोहराय त्योहार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है सोहराय त्योहार होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिरसा मुंडा ने किस वर्ष खुद को भगवान का दूत घोषित किया था। चलिए बताएंगे। तो बिरसा मुंडा ने खुद को कब जो है भगवान का दूत घोषित किया था। तो ये घोषित किए थे 1895 में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है 1895 में। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जनजाति को बांस की शिल्पकला में निपुण माना जाता है। तो झारखंड के किस जनजाति को बांस की शिल्पकला में निपुण माना जाता है। तो ये माने जाते हैं आपके महली को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है महली को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है यहाँ पे एन्नी नाथ सहदेव के द्वारा करवाए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि झारखंड के किस शहर को राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। चलिए बताएंगे। तो झारखंड के किस शहर को राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे देवघर को बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है देवघर को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के तहत की गई है। ऑप्शन 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है
पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जानते हैं पंचायत समिति के नाम से। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है, पंचायत समिति के नाम से जानते हैं इन्हें। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि लोक प्रशासन के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक कौन हैं? चलिए बताएंगे। तो लोक प्रशासन के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के जनक कौन हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे F.W. टेलर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो यहाँ पे कौन से अधिकार हो जाएंगे? तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल जो है हो सकता है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना का अंतराल हो सकता है? तो ये हो सकते हैं 6 महीने का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 महीने का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो यहाँ पे मैक्स वेबर किए थे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, मैक्स वेबर। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये बनाया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन का उत्तरदायित्व किसका है? चलिए बताएंगे आप। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ये दायित्व हो जाएंगे राज्य निर्वाचन आयोग के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, राज्य निर्वाचन आयोग के होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि लोक प्रशासन के न्यू पब्लिक मैनेजमेंट दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो लोक प्रशासन के न्यू पब्लिक मैनेजमेंट दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इनका मुख्य लक्ष्य हो जाएंगे यहाँ पे क्या? तो आप बताएंगे यहाँ पे दक्षता, प्रभावशीलता और किफायत। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का माना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था माना जाता है? तो याद रख लीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की सीमा, यहाँ पे समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित किए गए हैं 2030। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, 2030 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? चलिए बताएंगे। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुए थे 1991 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1991 में की गई। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था? तो सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था? तो ये किए गए थे आपके यहाँ पे ब्रॉडलैंड रिपोर्ट में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका और प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है मानव विकास सूचकांक का निर्धारण
किन तीनों पैमानों पर किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन तीनों पैमानों पर किया जाता है? तो याद रखेंगे ये किए जाते हैं आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पे की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? चलिए बताएंगे। तो भारत में नीति आयोग का जो गठन है ये कब किया गया था? तो भारत में नीति आयोग का गठन किए गए 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1 जनवरी 2015 को की गई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो याद रख लेंगे ये देखी जाती है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये मुख्यालय कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय हो जाएगा ये आपके जिनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब कीजिएगा, जिनेवा में स्थित है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी है दूरी, या ऑप्शन यहाँ पे डी है द्रव्यमान। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई होगा? तो प्रकाश वर्ष इकाई है समय की। ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिए, समय की हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके 31 क्वेश्चन थे जो कि आपके झारखंड जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।